सड़क यातायात का सबसे सरल, सहज और सुगम माध्यम। भारत में लगभग 63 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछा है, जो विश्व में दूसरे नंबर पर है। तुलना के लिए, भारत में रेलवे की कुल लंबाई लगभग 1.25 लाख किलोमीटर की है। सड़क के निर्माण से प्रायः ये धारणा जुड़ी होती है कि डामर और पत्थर को एक सपाट सतह पर बिछाकर ऊपर से रोड रोलर चलाकर सड़क तैयार हो जाती है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। समय के साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ी है। इसी प्रकार वाहनों की औसत गति भी बढ़ी है और सुविधाजनक यात्रा की अपेक्षाएं भी। इन्हीं कारणों के चलते सड़क का डिजाइन या रूपरेखा भी सड़क निर्माण का प्रमुख भाग बन गई है। सड़क डिजाइन करते समय से ही इसके मूल गुणों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जो इस प्रकार हो सकते हैं। पहला है सुरक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यात्रा सुरक्षित हो, चालक या ड्राइवर की दृष्टि किसी प्रकार बाधित न हो और सड़क पर कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न न हो जो कि दुर्घटना का कारण बने। दूसरा है सुविधा या आराम। एक अच्छी सड़क वही कहलाएगी जहां यात्री और सामान दोनों ही बिना किसी नुकसान या दुष्प्रभाव के अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। आम बोलचाल की भाषा में पेट का पानी हिले बिना। तीसरा है गति, अर्थात सुरक्षित और सुविधाजनक होते हुए वाहन को कितनी अधिक गति से चलाया जा सकता है, जिससे कि कम से कम समय में यात्रा को पूर्ण किया जा सके। सैद्धांतिक रूप से रोड के डिजाइन के अनुसार इस पर अधिकतम गति निर्धारित की जाती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सड़क को डिजाइन करते समय इन सभी गुणों का कैसे ध्यान रखा जाता है। आरंभ करते हैं रोड के आकार से। यदि आप कभी रोड को केक की तरह काटने में सफल हुए, तो सामने से देखने पर आप पाएंगे कि रोड की सतह सपाट नहीं होती। इसके बीच में एक उठाव होता है। इस उठाव के कारण रोड पर गिरा पानी किनारे तक चला जाता है और यातायात में रुकावट पैदा नहीं करता। लेकिन इस उठाव का उतना ही होना उपयुक्त है जिससे कि वाहन के चालन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। दूसरा भाग है मोड़। मोड़ को डिजाइन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। एक आदर्श स्थिति में आरंभ से गंतव्य तक आपकी यात्रा एक सीधी रेखा में होगी, लेकिन व्यवहारिकता में यह संभव नहीं होता और मोड़ किसी भी सड़क का एक प्रमुख भाग होते हैं और इनकी डिजाइन स्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, शहर के भीतर बनी सड़क लगभग 90 डिग्री के कोण पर भी बन सकती है, क्योंकि वहां वाहन की गति और उपलब्ध स्थान दोनों ही कम होते हैं। हाईवे पर बने मोड़ सामान्यतः गोलाकार होते हैं और मोड़ पर जितनी अधिक गति सीमा होती है, उतना ही अधिक बड़ा गोलाकार भाग होता है, अर्थात इसका व्यास या डायमीटर उतना ही अधिक होता है। स्वाभाविक है कि जब हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो हमें मोड़ के गोलाकार भाग के व्यास या डायमीटर के अनुसार स्टीयरिंग को मोड़ना होता है। यदि यह व्यास छोटा है तो अचानक से गाड़ी को अधिक मोड़ना होगा, जो सुरक्षा, सहजता और सुविधा तीनों के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए मोड़ों को एक व्यास का न बनाकर बहुभागी बनाया जाता है, जिसमें मोड़ के आरंभ में व्यास अधिक होता है ताकि मोड़ के शुरू होने पर गाड़ी को कम मोड़ना पड़े, और धीरे धीरे इस व्यास को कम किया जाता है ताकि स्टीयरिंग भी धीरे धीरे मुड़े। इसी प्रकार मोड़ के अंत में पुनः व्यास को बढ़ाया जाता है धीरे धीरे, ताकि स्टीयरिंग को धीरे धीरे सीधा किया जा सके। अधिकांशतः व्यास का यह बदलाव इतना क्रमिक होता है कि आपको इसका आभास भी नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार मोड़ पर सड़क का बाहरी भाग अंदर वाले भाग की तुलना में कुछ उठा हुआ होता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जब कोई वाहन मुड़ता है तो उसे अंदर की ओर बल लगाना होता है। सामान्यतः ये बल पहिए और सड़क के बीच के घर्षण या फ्रिक्शन से उत्पन्न होता है, लेकिन यदि बाहरी भाग को ऊपर उठा दिया जाए तो एक अतिरिक्त बल उत्पन्न होता है, जिससे मुड़ना सरल हो जाता है। इसके साथ ही इस उठाव के चलते यात्रियों के लिए मोड़ परेशानी पैदा नहीं करते। इसी प्रकार कई बार बाहरी लेन को चौड़ा बनाया जाता है ताकि चालक को मोड़ने में सरलता हो और गति को बहुत कम न करना पड़े। मोड़ को डिजाइन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि गति सीमा तक चालक की दृश्यमान सीमा या विजिबल रेंज इतनी होनी चाहिए कि कोई बाधा के होने पर वो कार्रवाई कर सके, जैसे कि गाड़ी को मोड़ना या ब्रेक लगाना। उदाहरण के लिए, यदि सड़क की एक ओर
पेड़ों का झुंड है जिससे चालक की विजिबल रेंज प्रभावित होती है, तो मोड़ को बड़ा बनाना होगा, दूसरे शब्दों में उसका व्यास अधिक रखना होगा। मोड़ पर गति को सीमा में रखने के लिए प्रेरित करने को लेन्स के बीच में इनहिबिटर लगाए जाते हैं। यदि गति अधिक होने के कारण वाहन लेन से बाहर निकलते हैं, तो इन इनहिबिटर से टायर के टकराने के चलते चालक को इशारा मिल जाता है कि वह लेन से बाहर आ चुका है। इससे यात्रियों को असुविधा भी होती है और साथ ही ये टायर के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब आते हैं सड़क से जुड़े एक दूसरे आयाम पर, भूभाग की असमानता। धरती का सारा भूभाग एक समान नहीं होता। कुछ भाग मैदानी या सपाट होता है, कुछ भाग पठार होता है जिसे प्लेटो भी कहा जाता है, और कुछ भाग पहाड़ी होता है। मैदानी भूभाग भी पूर्णतः सपाट नहीं होता और इसमें भी नैसर्गिक रूप से कुछ भाग उतार का तो कुछ भाग चढ़ाई का होता ही है। ऐसी स्थिति में सड़क का ढलान या स्लोप महत्वपूर्ण हो जाता है। उतार की स्थिति में कोण या ढलान को इस प्रकार रखना होता है कि चालक को इतनी दूर तक दिखाई दे कि यदि रास्ते में कोई बाधा है तो चालक को कार्रवाई करने का समय मिले। चढ़ाई के समय दिन में यह परेशानी नहीं होती, लेकिन रात के समय स्थिति भिन्न होती है और विजिबल रेंज या दृश्यमान सीमा हेडलाइट से सीमित होती है। इसलिए चढ़ाई वाली ढलान को ऐसा बनाया जाता है कि हेडलाइट की पहुंच अधिक से अधिक दूरी तक हो और चालक को किसी बाधा की स्थिति में कार्रवाई करने का समय मिल सके। सड़क डिजाइन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है ये निश्चित करना कि गति सीमा का पालन हो, और इसे लागू करने का एक बड़ा माध्यम होते हैं स्पीड ब्रेकर्स। यद्यपि कई हाईवे और एक्सप्रेसवे स्पीड ब्रेकर रहित होते हैं, लेकिन जिन सड़कों पर ये बनाए जाते हैं वहां भी इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि इससे गति सीमा में रहे, लेकिन साथ ही वाहन को नुकसान न हो और यात्रियों को असुविधा न हो। उदाहरण के लिए हाईवे के स्पीड ब्रेकर की लंबाई अधिक होनी होती है और इनका स्लोप या ढलान कम रखना होता है, जिससे कि अधिक गति का होने पर भी ब्रेकर को सुविधापूर्वक पार किया जा सके। इसके विपरीत शहर के अंदर स्थित सड़कें जहां गति को 20 या 10 तक सीमित रखना होता है, स्पीड ब्रेकर की लंबाई कम और स्लोप या ढलान कहीं अधिक होता है। समय के साथ सड़क से जुड़ी प्रौद्योगिकी में भी बदलाव आए हैं, जिससे कि यात्रा को अधिक से अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और गतिमान बनाया जा सके। आप पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में आपके आसपास सड़क ही नहीं, सड़कों पर सुरक्षा चिन्ह भी बढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार कैश टोल की जगह फास्टैग ने ले ली है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। निकट भविष्य में ये फास्टैग भी जीपीएस टैग से बदल दिए जाएंगे, जिससे कि आपको हाईवे के सिर्फ उतने ही भाग का टोल देना होगा जितना आपने उपयोग किया है। आपकी गाड़ी में स्थित जीपीएस टैग की मदद से ये पता लगाया जाएगा कि आपने हाईवे के कितने भाग का उपयोग किया है, उसी के अनुसार आपको टोल देना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जिस हाईवे पर आप जा रहे हैं वहां 2 टोल स्थित हैं एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर। आपने पहले टोल को क्रॉस किया और टोल का मूल्य 50 रुपए चुकाया। इस टोल के 10 किलोमीटर बाद ही आपका गंतव्य आ गया, तो आप कह सकते हैं कि आपने 40 रुपए अतिरिक्त भुगतान किए। लेकिन जीपीएस टोल भुगतान की स्थिति में आपको सिर्फ 10 रुपए ही भुगतान करने होंगे। साथ ही टोल की लाइन से भी छुटकारा मिल जाएगा, जिससे कि समय और ईंधन दोनों की और भी बचत होगी। तो जब आप अपनी अगली यात्रा पर निकलें तो स्मरण रहे कि सड़क निर्माण के पीछे भी विज्ञान और तकनीक का विस्तीर्ण उपयोग किया गया है, ताकि आपकी यात्रा को सुखमय बनाया जा सके। तो ये था सड़क संबंधी विज्ञान पर हमारा वीडियो। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें विज्ञान जगत को। शुभ यात्रा, धन्यवाद।